So, hello everyone, a very warm welcome to Hello Competition। और आज से हम अपनी मैकेनिक्स की जर्नी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मुझे पता है कि थोड़ा समय तो लग गया, मगर किसी भी अच्छे कार्य को शुरू करने में थोड़ा समय तो लगता ही है। दिस इज़ शुभ्रदीप राउत, अ फर्स्ट ईयर अंडरग्रेड स्टूडेंट एट IIIT रांची, और हम और आप मिलकर मैकेनिक्स को एकदम बेसिक से उठा के एडवांस तक लेके जाएंगे। मैकेनिक्स जो है दैट इज़ द हार्ट ऑफ फिज़िक्स। जिस प्रकार आप अपने हार्ट के बिना नहीं जी सकते, उसी तरह से फिज़िक्स में भी मैकेनिक्स के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, हर चैप्टर में आपको इसके एप्लीकेशन दिखने को मिलेंगे। जैसे आपके वेव्स एंड ऑसिलेशंस हो गए, या फिर क्लास 12th में जाके आपके जो इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी जैसे चैप्टर्स है, या फिर आपके ऑप्टिक्स जैसे चैप्टर्स, आपके मॉडर्न फिज़िक्स, हर चैप्टर में आपको इसके एप्लीकेशन दिखेंगे ही दिखेंगे। तो हम मैकेनिक्स में क्या क्या करने वाले हैं, आपके क्लास 11th का जो वॉल्यूम 1 है, उसमें जितने चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो आप कहेंगे भैया तो इलास्टिसिटी और फ्लूइड मैकेनिक्स का क्या होगा, वो आपको आपके दूसरे फैकल्टी पढ़ाएंगे। लेकिन हम आपको मैकेनिक्स का पूरा वॉल्यूम 1 डिटेल में पढ़ाएंगे। तो इसके अंदर कौन से चैप्टर्स आएंगे, आपके काइनेमैटिक्स आएगा, आपका लॉज ऑफ मोशन आएगा, आपका वर्क एनर्जी एंड पावर आएगा, आपका रोटेशनल मोशन आएगा, और आपका ग्रेविटेशन आएगा। अब मुझे बहुत लोग कहेंगे कि भैया हमारी किताब में तो काइनेमेटिक्स नाम का कोई चैप्टर ही नहीं है। जी ऐसा नहीं है। अगर आप कोचिंग जाते होंगे तो आपको तो ज़रूर पता होगा, लेकिन अगर आप एक सेल्फ स्टडी स्टूडेंट हो तो आपने शायद ना भी सुना हो। लेकिन आपकी NCERT में या जो भी किताब आप पढ़ रहे हैं उसमें 2 चैप्टर अवश्य होंगे। एक आपका मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और दूसरा आपका मोशन इन अ प्लेन, या किसी किसी किताब में मोशन इन 2D, मोशन इन 3D नाम के भी चैप्टर्स रहते हैं। तो ये जो 2 चैप्टर्स हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन, इन 2 चैप्टर्स को ही हम मिला के काइनामेटिक्स बोलते हैं। तो आपके काइनामेटिक्स के अंदर मैं आपको मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ाऊँगा, मोशन इन अ प्लेन पढ़ाऊँगा, आपके जो रिलेटिव मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह वगैरह सारे कंसेप्ट इसमें आ जाएंगे। उसके बाद आपका लॉज ऑफ मोशन हो गया, आपका वर्क एनर्जी एंड पावर हो गया। हाँ, रोटेशनल मोशन के अंदर भी 2 चैप्टर्स आते हैं, मतलब 2 पोर्शंस आते हैं। एक आपका सेंटर ऑफ मास और एक आपका रिजिड बॉडी डायनामिक्स। ये 2 बहुत बड़े बड़े पोर्शंस है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके कंपेरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन्हें भी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, और हम कंप्लीट करेंगे आपके ग्रेविटेशन के साथ, जो कि बहुत ईजी है, लेकिन इसका एक चुटकुला सा क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता है। अच्छा, तो इसके बाद हो गया कि भैया अब हमें किस लेवल पे पढ़ाओगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ एडवांस पढ़ा के ही छोड़ दो। जी नहीं, जिस बच्चे को काइनामेटिक्स का कुछ नहीं आता है, मतलब डिस्टेंस किसे कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, वो भी नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, उस बच्चे को भी मैं पढ़ाऊँगा। और जिसे एडवांस लेवल तक पढ़ना है उसे भी पढ़ाऊँगा। मतलब 0 लेवल से उठा के एकदम एडवांस लेवल तक छोड़ूंगा। मतलब भले ही आपको अभी कुछ ना आता हो, इस कोर्स के कंप्लीट होने तक आप मैकेनिक्स के मास्टर बन जाओगे। और अगर आपको कोई 10 सवाल देता है मैकेनिक्स के, आप फटाफट 10 में से कम 9 सवाल तो सॉल्व कर ही दोगे। अच्छा, अब भैया इस कोर्स के कोई प्री रिक्विजिट्स है क्या? हाँ, छोटे मोटे कुछ सवाल प्री रिक्विजिट्स तो है ही। जैसे आपको थोड़ी बेसिक मैथ्स आनी चाहिए, मतलब बेसिक इंटीग्रेशन किसे कहते हैं, बेसिक डिफरेंशिएशन कैसे होता है, और कुछ ट्रिग्नोमेट्री के छोटे मोटे फॉर्मूले जैसे साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा, ये आपको आने चाहिए। और वेक्टर्स के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जैसे आई क्या होता है, आई कैप, जे कैप, के कैप, इन्हें क्या होता है, इनके बीच में एंगल कितने होते हैं, ये थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको नहीं है तो उसकी भी कोई चिंता आपको नहीं करनी है। मैं चैप्टर्स कराते समय डिटेल में आपको बोल दूंगा। और अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं भैया हमको तो थोड़ी दिक्कत आ रही है, इंटीग्रेशन हो नहीं रहा है, इंटीग्रेशन का फील नहीं आ रहा है, या फिर हमें तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पता ही नहीं है, मैं तो अभी 11 में आया हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए। आपको बेसिक मैथ्स और बेसिक वेक्टर्स के ऊपर भी डिटेल वीडियोस दिए जाएंगे। अच्छा,
अब असली सवाल कि भैया किस किस कंपटीशन के लिए आपके वीडियो सफिशिएंट होंगे। सो अगर आप जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो या फिर जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो, मतलब आप आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई किसी कॉलेज में फ्यूचर में पढ़ना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप नीट या अर्थात मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तब भी आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हो, आपको डिटेल में सब कुछ करवाया जाएगा। अब कुछ और एग्ज़ाम्स भी होते हैं जैसे आपके केवीपीवाई हो गए, नेस्ट हो गए, मतलब कुछ बच्चे होते हैं जिनको नहीं, मुझे तो इंजीनियरिंग या मेडिकल करनी नहीं है, मैं तो साइंस का विद्यार्थी हूँ, मुझे तो ज़िंदगी में सिर्फ साइंस ही साइंस चाहिए और मुझे जीवन भर केवल साइंस पढ़ना है, उसमें मास्टरी करनी है, पीएचडी वगैरह करनी है। तो अभी तो आप 11 से डायरेक्ट पीएचडी कर नहीं पाओगे, आपको एक प्रोसेस होता है ग्रेजुएशन, फिर मास्टर्स, फिर पीएचडी, जो करना है आप करेंगे। तो आपके ग्रेजुएशन के लिए इंडिया के कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ होते हैं जैसे आपके आईआईएससी बैंगलोर हो गया, या फिर आपके आइजर्स हो गए, या फिर आपका एक कॉलेज होता है नाइजर भुवनेश्वर। इस तरह कुछ टॉप क्लास कॉलेजेस होते हैं आपके प्योर साइंस के लिए, और उन कॉलेजेस में पढ़ने के लिए आपको कुछ एंट्रेंस क्लियर करने होते हैं। तो उन सभी एंट्रेंस में अगर आप बैठना चाहते हैं या उनमें से किसी भी एंट्रेंस में बैठना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप भरपूर इस कोर्स का लाभ उठाइए, आपका मैकेनिक्स का एक सवाल भी नहीं अटकेगा, ये गारंटी मेरी है। अच्छा, अब कुछ और इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे आपके बिटसेट हो गए, आपके वीआईटी वगैरह हो गए, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस के एग्ज़ाम्स होते हैं। अगर आप उन्हें देना चाहते हैं तब भी आप इस कोर्स से पढ़ सकते हैं। अगर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग एग्ज़ाम देना चाहते हैं जैसे वेस्ट बंगाल जेई हो गया, आपका कॉमेट के हो गया, या फिर कि हर स्टेट का अपना अपना इंजीनियरिंग एग्ज़ाम होता है, हर एग्ज़ाम की आप तैयारी हमारे चैनल से, हमारे कोर्सेज से बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। और जो ओलंपियाड्स होते हैं जैसे आपके फिजिक्स ओलंपियाड, मैथमेटिक्स ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड, वैसे जो ओलंपियाड्स होते हैं, आपका जो फिजिक्स ओलंपियाड होता है उसके लिए भी उसकी पूरी तैयारी तो हम नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि अगर हम ओलंपियाड लेवल तक चले गए तो जो लोग मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं या फिर आपके स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो आपके ओलंपियाड्स के लिए बेसिक फाउंडेशन दे देंगे। और अगर आप हमारे वीडियो को सपोर्ट करते हैं, इसे लाइक करते हैं, तो फ्यूचर में जाके अगर आपकी रिक्वेस्ट आती है तो हम ज़रूर ओलंपियाड्स के लिए भी कुछ हाई लेवल कंटेंट अवश्य बना देंगे। मतलब मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं या फिर मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं या फिर किसी प्योर साइंस कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। इस कोर्स को करने के बाद आपके मैकेनिक्स का एक भी सवाल नहीं अटकेगा। और मैकेनिक्स तो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके अलावा भी आपके अलग अलग फैकल्टीज़ हैं इस चैनल पे जो आपका अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, आप उन्हें भी फॉलो कीजिए। तो आपके किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम का एक सवाल भी नहीं अटकेगा, क्योंकि आप देखिए हम आपको एडवांस लेवल तक की कंटेंट पढ़ा रहे हैं। तो अगर एडवांस का लेवल ये है तो आपके सारे एग्ज़ाम्स का लेवल इससे नीचे ही आता है। मतलब आपका मेंस का लेवल कुछ ये हो गया, अगर ये आपका एडवांस का लेवल है और ये आपका मेंस का लेवल है, और सब मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, और ये आपका नीट का लेवल है, तो अगर आपने इस लेवल तक की पढ़ाई कर ली, आपने इतनी पढ़ाई कर ली, तो ये तो आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। आप बहुत आसानी से अपने सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स निकाल पाएंगे। अच्छा, तो अब सवाल आता है कि भैया आपने तो सब कुछ समझा दिया कि क्या क्या पढ़ाया जाएगा, किस किस एग्ज़ाम के लिए पढ़ाया जाएगा, लेकिन मैं एक क्लास 12 का बच्चा हूँ, क्या मैं ये कोर्स फॉलो कर सकता हूँ? या फिर मैं एक ड्रॉपर हूँ, मेरे लिए ये साल बहुत ज़रूरी है, क्या मेरे को आपके कोर्स से कोई भी फ़ायदा हो सकता है? तो जी हाँ, उस पर भी बात कर रहे हैं। अगर आप एक क्लास 11 के स्टूडेंट हो, मतलब अभी तो जनवरी का महीना है, 11th में अगर आप हो तो आपका 11th ख़त्म होने को आया है, लेकिन सपोज़ आपकी प्रिपरेशन ढंग की नहीं है, आपको आपके काफ़ी कंसेप्ट मैकेनिक्स में वीक रह गए हैं, तब ये कोर्स आपके लिए है। प्लस अगर आप अभी एक क्लास 10th के बच्चे हो और कुछ महीने बाद आप 11th में प्रवेश करने वाले हो, तब तो ये कोर्स आपके लिए है ही। आप पूरे डिटेल में देखिए, हर छोटे से छोटे कंसेप्ट को कवर किया जाएगा और आपकी मैकेनिक्स एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसके बाद अगर आप एक 12th के बच्चे हो, मतलब आप
12 में उठने वाले हो या फिर आप अभी 12 में पढ़ रहे हो, तब भी ये कोर्स आपके लिए है। अगर मतलब कुछ बच्चों का होता है उनका क्लास 11 थोड़ा वीक रह जाता है, या फिर क्लास 11th में कंपटीशन की उतनी सीरियस प्रिपरेशन नहीं की होती है, लेकिन वो बच्चे 1 साल में ही अपना कंपटीशन निकालना चाहते हैं। तो बहुत बच्चों को ये डाउट होता है कि भैया क्या ये पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। आप 1 साल में अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। हाँ, थोड़ी मुश्किलें तो आएंगी क्योंकि आपको 2 साल की पढ़ाई 1 साल में करनी है, प्लस आपके बोर्ड्स वगैरह का भी थोड़ा प्रेशर तो रहेगा ही। तो हाँ, मुश्किल है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, पूरे दिल से पढ़ाई करेंगे, तो आपका एग्ज़ाम भी ज़रूर अच्छे से निकल जाएगा। तो अगर आप एक 12th के स्टूडेंट हैं तब भी आप हमारे कोर्स को फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप ड्रॉपर हैं तो भाई साहब आपके लिए तो ये कोर्स है ही, क्योंकि आपके ज़िंदगी का उद्देश्य अभी सिर्फ पढ़ाई ही होना चाहिए, कुछ और तो होना नहीं चाहिए। तो आप तो ज़रूर हमारे इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और सवाल आता है जो कि बहुत ही हाईली आस्क्ड क्वेश्चन होता है लोगों का, कि भैया मुझे सब समझ में आ गया, मैं पढ़ाई कर लूँगा, लेकिन मैं प्रैक्टिस कहाँ से करूँ? क्या प्रैक्टिस करना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तो आपका वाइवा, मतलब हाँ, कुछ कुछ एग्ज़ाम्स में जैसे आपके KVPY टाइप के एग्ज़ाम्स में वाइवा तो होता ही है, लेकिन वहाँ पे बैठने के लिए भी आपको रिटन टेस्ट क्लियर करना होता है। और 90% कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ही आपको सिर्फ रिटन टेस्ट के ऊपर ही बेस किया जाता है, और उस टेस्ट में आपको तो कोई थियोरेटिकल सवाल पूछने वाला है नहीं। फिज़िक्स को कंसिडर करके आपको न्यूमेरिकल सवाल ही आने वाले हैं, मतलब 90% क्वेश्चंस तो आपको न्यूमेरिकल ही आने वाले हैं, और उसको बहुत ही कम समय में सॉल्व करना होता है, जिसके लिए बहुत ही हाई लेवल की प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। तो प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। तो अच्छा, तो भैया प्रैक्टिस मैं कहाँ से करूँ? जो आपका सबसे पहला सोर्स होना चाहिए प्रैक्टिस के लिए, स्पेशली मैकेनिक्स को कंसिडर करके, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, वो आपका डेली होमवर्क होगा। भैया मुझे ये होमवर्क कहाँ से मिलेगा? जी हाँ, हम ही आपको देंगे। हर क्लास के बाद हम आपको 5 से 6 सवाल होमवर्क में दे देंगे, उसके आंसर्स भी आपको दे देंगे। आप उस सवाल को लगाइए, मतलब हम आपको कंटेंट पढ़ाएंगे, उससे रिलेटेड सवाल लगाएंगे। मतलब आप पहले कुछ थियरी पढ़िए, उससे रिलेटेड 4 से 5 सवाल कीजिए, आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। और इस तरह पूरे चैप्टर में थोड़ा थोड़ा करके सवाल लगाते लगाते आपके कम से कम 150-200 सवाल तो मेरे होमवर्क से ही हो जाएंगे। उसके बाद भैया हमें क्या करना है? आपको अपनी NCERT के जो बैक क्वेश्चंस हैं उसको लगाना है। भैया क्या कहा आपने? NCERT? जी हाँ, NCERT। फिज़िक्स की जो NCERT होती है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, हाईली अंडररेटेड होती हुई है। बहुत लोग कहते हैं कि फिज़िक्स की NCERT बेकार है। जी नहीं, मैं आपको कभी दिखाऊंगा कि आपके जेई में जो आपके 30 सवाल आते हैं, मतलब सॉल्व तो 25 करने होते हैं, या फिर आपके नीट में भी जितने 45 क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से नीट का तो खैर छोड़ ही दीजिए, नीट के तो 40 क्वेश्चन ही NCERT बेस्ड आ जाते हैं, लेकिन आपके जेई के कम से कम 30 में से 15 क्वेश्चन तो NCERT बेस्ड ही आते हैं। मैं जब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करूँगा, तब मैं आपको किताब और क्वेश्चन मैच कर करके दिखाऊंगा कि किस तरह NCERT के से फॉर्मूले उठा के, कंसेप्ट उठा के क्वेश्चन बनाते हैं। तो जब केवल 2-4 पतले किताब पढ़ने से ही हमारे 50% क्वेश्चन हो जा रहे हैं, तो हम क्यों ना पढ़ें? तो अपनी NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके एक्सरसाइज आप ज़रूर लगाएं। उसके बाद मैंने फिर से लिखा है अपना गॉड ऑफ जेई फिज़िक्स। इस किताब का नाम तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपने सुना ही होगा, आपकी HC वर्मा। HC वर्मा मतलब मैं क्या ही कहूँ, एक IIT के प्रोफेसर की ही बनाई हुई किताब है। अच्छा, एक चीज़ है बच्चों, मैं बहुत बार आप पढ़ाते समय जेई कहूँगा, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने खुद भी जेई दिया है, और दूसरी बात है जो मैंने आपको इस जगह पे समझाया कि जो जेई एडवांस का लेवल होता है, वो हम जितनी भी एग्ज़ाम्स मैंने यहाँ पे नोट की है, उन सभी एग्ज़ाम्स में सबसे हाईएस्ट लेवल जेई एडवांस का ही होता है। तो अगर आपने इस लेवल की पढ़ाई कर ली, तो सारे एग्ज़ाम्स जो इसके बीच में आते हैं, मतलब ये सारे एग्ज़ाम्स की आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। इसलिए मैं आपको पूरा जेई एडवांस लेवल तक का मैकेनिक्स पढ़ाऊँगा। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे तो आपका वो कवर हो जाएगा। इसलिए मैं काफ़ी बार जेई कहूँगा। आप ये मत समझिए कि
अगर आप एक मेडिकल एस्पिरेंट है या फिर आप केवल कोई स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो नहीं है। ये वीडियो आपके लिए अवश्य है। आप ये समझिए कि अगर आप हाई लेवल की थोड़ी पढ़ाई कर लेंगे तो उसके नीचे के लेवल के क्वेश्चन तो आप चुटकी बजाते ही बना लेंगे। अच्छा, तो HC वर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भैया क्या HC वर्मा से थियरी पढ़नी है? देखिए वो आपकी चॉइस है। HC वर्मा की थियरी खराब है तो मैं नहीं कहूँगा, बट बहुत ही कंसाइज वे में छोटा छोटा करके दिया हुआ है, तो एकदम से पढ़ने से कभी कभी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है। तो हाँ, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं उसके बाद HC वर्मा पढ़ते हैं तो आपको सब समझ में आ ही जाएगा। बट आप उसकी थियरी पढ़े या ना पढ़े, उसके सवाल लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कहेंगे भैया HC वर्मा में तो मैंने देखा है भर भर के सब्जेक्टिव सवाल है, लेकिन हमारे कंपेटिव एग्जाम्स में तो हमें MCQs आते हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड पैटर्न हो गया है। हाँ, मैं मानता हूँ कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड पैटर्न हो गया है, लेकिन सब्जेक्टिव सवालों को करने से आपका जो कंसेप्ट बनेगा उससे आप ऑब्जेक्टिव सवाल भी आसानी से लगा लेंगे। और HC वर्मा के बाद जो आपका थर्ड कैटेगरी है, मैंने अभी मस्ट लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँगा इन तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट ये है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि अभी साल में JEE के मतलब पिछले साल तो 4 बार हुए थे, और अगर आपके 2 बार भी होते हैं तो हर अटेम्प्ट में आपके 4 दिन एग्ज़ाम्स होते हैं, 3 दिन एग्ज़ाम्स होते हैं। तो और एग्ज़ाम आपके मॉर्निंग शिफ्ट में होता है, डे शिफ्ट में होता है, तो 20-25 करके पेपर्स आपके एक ही साल में होते रहते हैं। पिछले साल तो उससे ज़्यादा भी हुए थे, लेकिन अगर आपके 2 शिफ्ट में भी एग्ज़ाम्स होते हैं तब भी आपके कम से कम काफ़ी 15-16 पेपर्स तो हो ही जाएंगे। तो इतने पेपर्स में आपको 30-30 क्वेश्चन जब देने होते हैं, आप खुद मतलब पिछले साल जो हुआ था आपके एक ही साल में 2 अटेम्प्ट में क्वेश्चन रिपीट हो गए थे। तो आपके जो भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम हो, भले ही वो JEE हो, वो नीट हो, उसमें क्वेश्चंस भर भर के रिपीट होते हैं। मतलब आप प्रीवियस से जब मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, मैं आपको सेम क्वेश्चन सेम लैंग्वेज का दिखा दूंगा। जो सपोज एक क्वेश्चन 2002 में आया था, वो फिर से 2016 में आ गया, फिर से 2020 में आ गया। तो जब आपकी एक छोटी सी किताब है, उसमें आपके लास्ट के 20 साल के या 30 साल के क्वेश्चन दिए हुए हैं, और आपको पता है कि उसी में से क्वेश्चन रिपीट होने वाला है, तब उसको क्यों नहीं करना। तो आपके प्रीवियस से क्वेश्चंस भी मस्ट है, आपको वो भी करने ही है। अच्छा, कितने साल के करने हैं? देखिए कम से कम आपको 20 साल के प्रीवियस से सवाल करने हैं, मतलब ये मिनिमम है। मतलब 2000 के बाद से लेके आपको सारे सवाल लगा रहने हैं फिज़िक्स के। और अगर आप चाहते तो उससे पहले के भी कर सकते हैं, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं तो भी कोई बात नहीं, आपको 20 साल के मिनिमम सारे प्रीवियस से क्वेश्चन करने हैं। अच्छा, बोलेंगे भैया बस इतना प्रैक्टिस ही क्या सफिशिएंट है? हमने तो बड़ी बड़ी किताबों का नाम सुना था, सेंगेज, DC पांडे, या और फॉरेन ऑथर की किताबों का नाम सुना था, इरोडोव, क्रोटोव। क्या वो किताब नहीं करने हैं? हमने तो टॉपर्स की इंटरव्यू में देखा था कि इरोडोव करना मस्ट है। देखिए किताब तो बहुत सारी हैं, आप खरीद भी सकते हैं, लेकिन किताब खरीदना सफिशिएंट नहीं होता, उसको सॉल्व करना, उसको बार बार रिवाइज करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो मैं आपको डेली होमवर्क देने वाला हूँ, इसमें मैंने सारी किताबों के जो बेहतरीन सवाल हैं, मैं इरोडोव के भी कुछ सवाल उठाऊंगा, DC पांडे के भी उठाऊंगा, BM शर्मा, फिजिक्स गैलेक्सी, हर किताब के अच्छे अच्छे सवाल उठा के मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूँ। इससे आप ही का समय बचेगा, क्योंकि किताब 1000 किताबें खरीद के उससे ढूंढ ढूंढ के सवाल लगाना, और ये जो किताबें होती है ये बहुत मोटी मोटी किताबें होती है। इनको अगर आप एक ड्रॉपर हो आप या फिर क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो आपके लिए तो बहुत मुश्किल है इन्हें कंप्लीट करना। अगर 11th के भी हो तब भी आपके लिए बहुत मुश्किल है। तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है, मतलब मेहनत तो करनी है लेकिन आपको दूसरी जगह करनी है जो आपके लिए काम में है। तो आपको इतने मतलब ढूंढ ढूंढ के अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको डेली का होमवर्क दे दूंगा, आप उसे कीजिए, आप NCERT कीजिए, आप HC वर्मा कीजिए, और आप जिस भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसके प्रीवियस से क्वेश्चन लगाइए। आपका 80% का प्रिपरेशन तो यहीं हो जाएगा। बाकी का जो रेस्ट का 20% है उसके लिए क्या क्या करना होता है, मतलब वो आपके लास्ट के 2-3 महीने में होता है, शॉर्ट नोट्स बनाना है और भी वगैरह वगैरह। उसके वीडियो उसके बारे में भी हम आस्ता धीरे धीरे जब हम बढ़ते रहेंगे हम बताएंगे उसके बारे में भी।
लेकिन अभी के लिए आप ये पढ़िए। कंटेंट वाइज आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को निकालने के लिए इतना सफिशिएंट है। सो आज इतना ही। अच्छा भैया, हमारी पढ़ाई कब से शुरू होने वाली है? बहुत जल्द, इसी वीक से आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। और जो फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो आपका काइनामेटिक्स से हम स्टार्ट करेंगे और डिटेल में पूरा ज़ीरो से उठा के एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। आपको मज़ा आ जाएगा। तो हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, इससे आप ही का फ़ायदा है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो आने पर। तो इसके साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। पढ़ाई करते रहें, कीप स्टडिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।